हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उमंगपुर कहकर एक गांव में वनराज नामक एक गरीब आदमी रहा करता था, जो अपनी साइकिल पर खाना बेचकर साइकिल ढाबे से पैसे कमाकर अपना और अपने छोटे बेटे गोलू का पेट भरता। वनराज की बीवी उपासना की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद वनराज ने ही अपने बेटे को अकेले संभाला होता है। ये ले गोलू बेटा, मैंने तुम्हारी बैग पैक कर दी है और आज टिफिन में छोले और कुलचे दिए हैं और साथ ही मावा बर्फी भी। खुद भी पेट भर के खाना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। ठीक है पापा। और हाँ, आज फिर से कोई शैतानी मत करना। टाई पहनो अपनी सही से। देखो कैसे यूनिफॉर्म पहना है। कब सीखोगे मेरे लाल? वनराज एक माँ और एक पिता दोनों की भूमिका निभाता और गोलू को माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं देता। वो रोज सुबह गोलू को अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल में छोड़ता और फिर वहां से वो गांव के बाजार में जाकर साइकिल पर खाना बेचने लगता। वो खाने को ऐसे बर्तनों में भरकर जाता जिससे खाना दिन भर ताज़ा और गर्म रहता। सभी वनराज के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते और बड़े ही चाव से खाते। ओए होए होए, क्या गाजर का हलवा है जी, और क्या बेमिसाल दाल है। मतलब आज तो मेरा दिल खुश हो गया। और तुसी ग्रेट हो यार वनराजपुरा। अरे मुझे तो एक और प्लेट पकौड़े वाली कड़ी और चावल देना, और हाँ, यह पापड़ भी देना। बहुत ही कमाल का बनाया है भाई साहब आपने। बड़े बड़े रेस्टोरेंट का स्वाद फीका पड़ जाएगा आपके साइकिल ढाबा के सामने। अरे धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए, ये आपका कड़ी चावल और पापड़। वनराज का साइकिल ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। दिन भर उसके साइकिल ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और उसे एक मिनट के लिए भी चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी तो दिन खत्म होने से पहले ही सारा खाना खत्म हो जाता। वनराज की बढ़ती सफलता देख गांव के सबसे बड़े ढाबे वाले मालिक कुंदन सिंह को बहुत जलन और गुस्सा आता है, क्योंकि गांव वाले सिर्फ वनराज के साइकिल ढाबे पर ही जा रहे होते हैं और कुंदन सिंह के ढाबे पर नहीं, जिसके कारण उसे बहुत नुकसान हो रहा होता है। अरे बस, बहुत हुआ उस वनराज का तमाशा। जीना दुश्वार करके रख दिया है उसने। अरे जिसे देखो उसी के 2 कौड़ी के ये साइकिल ढाबा के पीछे लट्टू हुए जा रहा है। पता नहीं ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उसके इस फटीचर फालतू के साइकिल ढाबा पर। साहब, सुना है उसके साइकिल ढाबा का खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। मैं भी जब जब उसके साइकिल ढाबे के पास से गुजरता हूँ ना, तभी क्या कमाल की सुगंध आती है। गर्मा गर्म सब्जी, रोटी, चावल, छोले, पूरी, खीर और पता नहीं क्या क्या। आय हाय हाय। कुंदन सिंह अपने नौकर को थप्पड़ मारता है। अबे बेवकूफों के महाराज, अगर तुझे भी उस घोंचू वनराज के बकवास साइकिल ढाबे का खाना खाने का इतना ही मन हो रहा है और उसका फैन बनने के लिए तू इतना ही मरे जा रहा है, तो फिर जा उसके पास ही जा। अरे नाना नाना साहब, ऐसा नहीं है। अरे मेरे तो आप ही साहब हो, मैं क्यों जाऊं उस वनराज के पास। कुंदन सिंह अपने ढाबे को फिर से ग्राहकों से भरा हुआ देखने के लिए वनराज के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लग जाता है। वहीं बेचारा वनराज दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता और गोलू का भी ख्याल रखता। साहब, कुछ सोचा या नहीं? उस वनराज नाम के कंकड़ को रास्ते से कैसे हटाना है? हाँ बल्ली, सोच लिया है मैंने। बहुत साइकिल पर सवार होकर आसमान में उड़ता रहता है ना, अब तो मैं उसके पंख ही काट डालूंगा। मतलब आपका जलेबी खाने का मन हो रहा है क्या साहब? नहीं, बहुत जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा रहे हो ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, उस वनराज का एक्सीडेंट करवाऊंगा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाएगा और फिर ना तो वो साइकिल चला पाएगा और ना ही खाना बना पाएगा। अरे अरे वाह 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 वाह, क्या मास्टरमाइंड हो साहब आप। आपने तो कमाल कर दिया।
एक रात जब वनराज साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी कुंदन सिंह के आदमी एक ट्रक में सवार होकर वनराज को ठोक देते हैं और वनराज बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं सड़क पर बेहोश पड़ा रहता है। तभी कुछ देर बाद आसपास के गांव वाले वहां आकर उसे पास के अस्पताल में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि वनराज अभी अपने पैरों से अपाहिज हो चुका है, जिसके बाद वो चल नहीं पाता और अभी गोलू उसकी देखरेख करने लगता है। ये लो पापा, मैंने आपके लिए ये कचौड़ियाँ खरीद कर लाई है। आपको भूख लगी होगी ना, और ये चाय के स्टॉल से चाय भी लाई है। चलिए उठकर बैठिए पापा। अरे धन्यवाद गोलू बेटा, मैं सच में बहुत भाग्यवान हूं जो मुझे तुम जैसा बेटा मिला। तुम्हें भगवान जिंदगी में ढेरों खुशियां और खूब सारी तरक्की दे। जुग जुग जियो मेरे लाल। वनराज के साइकिल ढाबे के बंद होने के बाद कुंदन सिंह अब बहुत खुश हो जाता है और वो अपने नौकर बल्ली से कहता है, देखना बल्ली, अब तो वो वनराज अपाहिज हो गया है और अब उसके साइकिल ढाबे के बंद होने के कारण गांव वालों को तो घूम फिर के मेरे ढाबे पर ही आना होगा। लेकिन साहब, मैं तो कल से अब तक इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हमारे ढाबे पर गांव वाले आए ही नहीं। कुंदन सिंह गांव वालों के आने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन 2 से 3 दिन होने के बाद भी उसके ढाबे पर ग्राहकों का अता पता नहीं होता। अरे साहब, क्यों, कहाँ भाग गए सारे गांव वाले? कहीं एक साथ ट्रिप बनाकर चांद पर तो नहीं चले गए? 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक हालत वैसी की वैसी ही है। ज्यादा दांत मत दिखा बल्ली, वरना हथौड़े से ही तेरे दांत तोड़ दूंगा। आएंगे, ग्राहक आएंगे, तो बस देखना। सहज पके तो मीठा होए, धीरे धीरे से ही सही सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सपनों में। वहीं दूसरी तरफ वनराज घर पर रहकर बहुत चिंताग्रस्त होता है। पैसे खत्म होते जा रहे हैं, गोलू के स्कूल की फीस भरनी है, राशन भी खत्म होने वाला है घर का, अगले महीने गोलू की पिकनिक है, घर का किराया, मेरी दवाइयों का खर्चा। नहीं, मैं यूं घर पर नहीं बैठ सकता। अपाहिज हो गया हूं तो क्या हुआ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और अपना साइकिल ढाबा तो चलाकर ही रहूंगा। एक सुबह जब कुंदन सिंह अपने ढाबे की ओर जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में लोगों की भीड़ देखता है और वो सभी वनराज साइकिल ढाबे का खाना खा रहे होते हैं। ये देख कुंदन सिंह हैरान और दंग रह जाता है। अरे ये क्या, इस वनराज ने फिर से अपना ढाबा खोल लिया, लेकिन ऐसे कैसे? कुंदन सिंह आगे जाकर भीड़ में देखता है, तभी वनराज एक 3 टायर वाली हैंडीकैप ट्राईसाइकिल पर सवार होकर खाना बेच रहा होता है। वनराज हैंडीकैप्ड होकर भी हैंड पेडल वाली साइकिल से अपने साइकिल ढाबे को चला रहा होता है। अरे वनराज भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपाहिज होने के बाद भी अपने साइकिल ढाबे को बंद नहीं होने दिया और काम कायम रखा। अब तो मैंने तुम्हारा वीडियो शूट करके ही रहूंगा, फिर देखना कैसे लोग तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वनराज की ये हिम्मत देखकर कुंदन सिंह के तोते उड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि वनराज पर चाहे कितनी भी मुसीबतें डाल दो, वो उन्हें मात देकर ही रहेगा। लगता है मैं दुनिया की हर एक चाल चल लूं, लेकिन ये वनराज वो पत्थर है जो जरा भी टस से मस नहीं होगा। मुझे खुद ही अपने ढाबे को कामयाब बनाना होगा। यूं दूसरों को हराने के चक्कर में खुद ही हारते जा रहा हूं। कुंदन सिंह अपने ढाबे को ठीक करने और सुधारने में जुट जाता है। वहीं अपाहिज होने के बाद भी वनराज साइकिल ढाबा चलाकर बहुत नाम और पैसा कमाता है। सांची और अभिषेक की शादी को हुए सिर्फ कुछ ही दिन बीत गए थे, तभी सास मधुबाला को सांची के मायके की पड़ोसन से पता चलता है कि सांची बाज है। ये पता चलने पर मधुबाला घर में भयंकर तमाशा खड़ा करती है। अरे बाज, बेशरम, तूने और तेरे मायके वालों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तू बाज है? क्यों 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 बता। अरे हम तो बर्बाद हो गए रे। एक बाज बहू को घर लाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभिषेक बेटा बता रहे हैं। तभी ससुर ओम प्रकाश गुस्से से कहते हैं,
और नहीं तो क्या। अरे अभी के अभी हमारे घर को छोड़कर चली जाओ तुम। अगर बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएगी तो फिर क्या फायदा तुम्हारा। अभिषेक बेटा, तुम्हें वंश बढ़ाना है या नहीं? बस माँ पापा, बहुत कुछ बोल दिया आप दोनों ने, हद होती है। अरे आजकल और भी कितने सारे तरीके हैं जिससे हम संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। सांची बांझ है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पनौती और अपशगुनी है। अरे अभिषेक बेटा, तू बात क्यों नहीं समझ रहा है? अरे ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है इस गरीब फटीचर बेवकूफ लड़की ने तुझ पर? अरे बेटा, तेरे लिए मैं इससे भी अच्छी लड़की लाऊंगी। हाँ माँ प्लीज बंद कीजिए आप अपनी बकवास। मैं सिर्फ सांची से ही प्यार करता हूँ। अभिषेक सांची का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। सांची कमरे में बहुत रोती है। अभिषेक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन मैं क्या करती। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कभी संतान प्राप्ति का सुख नहीं दे पाऊंगी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। नहीं सांची, प्लीज ऐसा मत कहो। माता पिता का सुख प्राप्त करने के लिए खुद की संतान ही हो ये जरूरी नहीं। हम एडॉप्शन कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। तुम प्लीज इस सब के लिए खुद को गुनहगार मत ठहराओ। सांची कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो दिन के 8 पहर उनकी पूजा करती और बस हरे कृष्णा करते हुए दिन भर उन्हें याद करते हुए प्रार्थना करती रहती। कान्हा जी, मेरी कोख तो जीवन भर सूनी ही रहेगी। मैं कभी माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे भी माँ बनना है। कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दीजिए ना, जिससे माँ जी और पापा जी भी दादा दादी बन जाएं। मैं उन्हें इस तरह दर्द में नहीं देख सकती। उनके गुस्से के पीछे कितना दर्द छुपा है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझती हूँ। मेरे दामन में भी खुशियां भर दो कान्हा जी। सांची जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्ण भगवान को घी, दूध और जल से अभिषेक करती है और उनके पालने को झूला देती है। वो उनकी परम भक्त होती है। दिन रात दीप जलाकर उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाती रहती और तरह तरह के कढ़ाई वाले कपड़े पहनाकर उन्हें सजाती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। कान्हा जी, मैं जानती हूँ आप हर पल मेरे साथ ही हो। आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हर मुश्किल से मुश्किल, नामुमकिन काम को आप मुमकिन कर दोगे। सांची कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करती है। वहीं उसकी सास मधुबाला और ससुर ओम प्रकाश अभिषेक के लिए एक नई लड़की ढूंढ लेते हैं और वो दोनों प्लान बनाते हैं। दीपिका बहुत सुंदर लड़की है, हमारे अभिषेक की और उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। हाँ मधुबाला जी, लेकिन हमने अभिषेक के लिए लड़की तो ढूंढ ली, लेकिन ये सांची नाम के कांटे को रास्ते से कैसे हटाएंगे हम? ओम प्रकाश जी, आप उसकी फिक्र मत करिए। सांची को मैं कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए कहूंगी, वो भी काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में, जहां आज तक जो गया है ना, लौट के नहीं आ पाया है। तो फिर सांची के लौटने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। समझे कि नहीं मेरा प्लान? बढ़िया जी बढ़िया, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब बस दीपिका और अभिषेक की शादी हो जाए, फिर हम दोनों दादा दादी बन जाएंगे। सांची एक बार उस जंगल में चली जाएगी तो कभी लौट नहीं पाएगी। इतिहास गवाह है, जब जब कोई उस जंगल में गया है वो उसी में फंसकर मर गया है। सुना है इस जंगल में बहुत सारे भयंकर जंगली जानवर भी हैं। मधुबाला सांची के पास जाती है और उसे कहती है कि ओम प्रकाश के लिए काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से जड़ी बूटी ला दे। और बेचारी भोली भाली सांची मधुबाला की बात मान लेती है और जंगल में चली जाती है। हे कान्हा जी, मैं तो थक गई। पिछले 5 घंटों से चल रही हूँ, जड़ी बूटियां भी ले ली हैं, लेकिन इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। कान्हा जी, मदद कीजिए। अंधेरा होने से पहले मुझे इस जंगल से बाहर निकलना होगा। एक तो यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, मैं किसी को फोन कॉल भी नहीं कर सकती, और ना ही इंटरनेट मैप से जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता कर सकती हूँ। सांची उस भयानक जंगल में फंस जाती है और सूर्यास्त होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी रहता है।
अभिषेक जब घर पर आता है तभी सांची को ना देखकर वो घबरा जाता है और वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे सांची कहीं नहीं मिलती। अभिषेक आस पड़ोस में भी ढूंढते रह जाता है, लेकिन फिर से सांची को ढूंढने में असफल रह जाता है। माँ, पापा, आप आपने सांची को कहीं देखा है? वो मिल नहीं रही है, और तो और उसका फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। छोड़ो ना उसे, गई होगी कहीं घूमने, काम चोर कहीं की। हाँ, सास ससुर की तो कुछ पड़ी ही नहीं है उस बांझ को। अच्छा सुन, ये देख, ये दीपिका है। तेरी और दीपिका की शादी कराने का फैसला लिया है ओम प्रकाश जी और मैंने, क्योंकि अब वो बाज सांची तो कभी वापस लौट कर आएगी ही नहीं। गलती से मधुबाला अपने ही मुंह से सांची के बारे में अभिषेक को बता देती है। क्या? सांची कभी वापस नहीं आएगी? मतलब कहीं आपने ही उसे? माँ पापा, सांची कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूं आप दोनों से। आप दोनों को मेरी कसम, प्लीज बता दीजिए सांची कहाँ है, वरना मैं भी आप दोनों के पास कभी नहीं लौट पाऊंगा। भूल जाना फिर मुझे भी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मैं बताती हूँ ना सांची कहाँ है। वो मैंने और ओम प्रकाश जी ने उसे काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में भेजा है। और ये वही जंगल है जहां से कभी कोई वापस लौट कर नहीं आता, सिर्फ उसकी लाश ही मिलती है। माफ कर दे अभिषेक बेटा। आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ पापा? सांची मेरी जान है, मुझे उसे बचाना ही होगा। लेकिन इतना तो मैं कह दे रहा हूं कि आज के बाद आप दोनों मेरे कोई नहीं। मैं आप दोनों के पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लानत है आप दोनों पर माँ बाप होने के नाते। छी, इतनी घिनौनी हरकत करने से पहले आप दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। अभिषेक मधुबाला और ओम प्रकाश को छोड़कर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाता है और वो जोर जोर से सांची को पुकारते हुए आवाज लगाता है। सांची, सांची, कहाँ हो तुम? सांची। ये तो अभिषेक जी की आवाज है। कान्हा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे इस भूल भुलैया जैसे जंगल में अभिषेक मिल गया। अब मैं और वो, हम दोनों यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। आवाजों की ध्वनि के अनुमान लगाते लगाते अभिषेक और सांची दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। सांची, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। हाँ अभिषेक। सांची और अभिषेक दोनों ही जब नदी के पास से गुजरते हैं तभी वो देखते हैं कि एक टोकरी नदी के पानी के बहाव के साथ बह रही है और उस टोकरी में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। वो दोनों उस बच्चे को नदी से बाहर निकालते हैं और टोकरी में एक चिट्ठी होती है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं भी इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। और मेरा बच्चा जिसे भी मिले मुझे माफ कर देना। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। भगवान मेरे बच्चे को भला करे। बेचारी इसकी माँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। अभिषेक, तुम कुछ समझ नहीं सके। क्या सांची? ये बच्चा मुझे मिला है, हमें मिला है। इसे कान्हा जी ने ही हमारे लिए भेजा है। शायद ये सब उन्होंने लिखा था हमारी किस्मत में। हाँ सांची, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। आज से ये मेरा कान्हा बेटा और मैं इसकी यशोदा मैया। देवकी तो नहीं, लेकिन मैं इसकी यशोदा मैया जरूर बनूंगी। और मैं इसका नंद बाबा। कान्हा, ओ मेरे कान्हा, देखो कैसे हंस रहा है। अभिषेक और सांची दोनों ही उस बच्चे को अपना लेते हैं। तभी अभिषेक का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है और मगरमच्छ उस पर हमला करते हैं। अभिषेक! तभी कान्हा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से रोशनी उजागर होती है, जिससे अभिषेक के घाव ठीक हो जाते हैं और मगरमच्छ भी दूर भाग जाता है। ये दृश्य देख सांची और अभिषेक भौचक्का रह जाते हैं। तभी वहां पर असल के कृष्णा जी साक्षात प्रकट होते हैं और अपनी मधुर बांसुरी की धुन बजाते हुए कहते हैं। सांची, अभिषेक, ये बच्चा मेरा ही रूप है, मेरा ही वरदान है तुम दोनों के लिए। और इसके पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियां हैं और इसीलिए तो ये खास मनुष्य है।
धन्यवाद कृष्ण भगवान। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और इस तरह सांची को अपना कान्हा बेटा मिलता है और तीनों ही खुशी से एक साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।